हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस टाइम भी ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम की आपको विश। तो देखो, +2 केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक यूनिट चली हुई है और 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। आज केमिकल काइनेटिक का 7वां पार्ट है। तो इससे पहले वाली वीडियो में ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी को हम डिटरमाइन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलैरिटी क्या होती है, ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलिकुलैरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए किस तरीके से निकाली जाती है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या किया था हमने, रिएक्शन के रेट को स्टडी किया था और रेट भी कौन सा, जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया। उस इक्वेशन से जो कोफिशिएंट आए थे उन कोफिशिएंट को ऐड किया था और वो रिएक्शन का क्या था, ऑर्डर था। उसी तरीके से मोलिकुलैरिटी में हमने क्या किया था कि जो एक रिएक्शन के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक साथ टकराते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे उस रिएक्शन का की मोलिकुलैरिटी कहते हैं। इनको डिटेल में पढ़ के फिर मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम एक्सपेरिमेंटली कैसे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करना है। होते तो बहुत सारे मेथड है, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है, हाफ लाइफ पीरियड मेथड होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड होता है, इनिशियल रेट इक्वेशन मेथड होता है। लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है +2 केमिस्ट्री में, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम मेथड डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड में क्या है, डिफरेंट के ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग फॉर्मूला है, और एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे डाटा जो निकालते हैं उसको उस फॉर्मूले में पुट करते हैं और वहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर विद इन लिमिट आती है तो उससे हम रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। हम बताते हैं कि ये रिएक्शन उस ऑर्डर की है। यानी कि यहाँ पे इस मेथड में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन मेथड से हम रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा कि डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं। अब इस मेथड में हमें डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए वो फॉर्मूले ही ड्राइव करने हैं जहां से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहली रिएक्शन ले लेते हैं जो जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर के लिए हम वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बताया था आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, एक बार दोबारा देखो। ऐसी रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हमारे पास रिएक्टेंट चाहे कितना मर्जी है, उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा।
वो रेट डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सोर्स पे। जैसे मान लो फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो लाइट पे डिपेंड कर जाएगा, अगर लाइट होगी तो वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी वरना नहीं करेगी। अगर कोई एंजाइम कैटालाइसिस वाली प्रोसेस है तो एंजाइम कैटालाइसिस वाली प्रोसेस एंजाइम की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगी, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनका रेट रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे उन्हें बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन कम ही होती हैं, कम कॉमन होती हैं। जैसे कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी और कुछ एंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन होगी, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। ये कम ही देखने को मिलती है हमें, हम कम ही इनको अपनी बुक में स्टडी करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनकी द रिएक्शन whose rate does not depend upon molar concentration of रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे जिसका रेट डिपेंड नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल फोटो केमिकल रिएक्शन, कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, etc. So these reactions are less common. मतलब कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ज्यादा कॉमन नहीं है, कम ही देखने को मिलती है हमें, हम इनको कम ही स्टडी करते हैं। कोई स्पेशल कंसेप्ट आ जाते हैं वहीं पे इनको स्टडी करते हैं। तो अभी हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में स्टार्ट करते हैं। हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ए जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए की मोलर कंसेंट्रेशन की पावर 0। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? हम रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस के डी ए डिवाइड बाय डी टी। ये मैंने वैल्यू पुट की है रेट की जगह पे, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है वो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। हम यहां पे नॉर्मली बात कर रहे हैं रिएक्शन की, कि रेट क्या होगा रिएक्शन का, नॉर्मली रिएक्शन का। जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डी किसको रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस रेट को, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि रिएक्शन में ये रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन रेट निकालना है, तो रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन रेट क्या होगा? माइनस में होगा। उसको प्लस करने के लिए हम आगे माइनस लगाते हैं। इससे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये इज इक्वल टू के। अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, मैंने वो लिखा है। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी
माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के। अब माइनस को और डी टी को उस साइड ले जाओ, माइनस के डी टी आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, यहां पे भी इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं दे रखी कि इंटीग्रेशन जो है वो शो करता है चेंज को, कि चेंज कहां से कहां तक हुआ रिएक्शन रेट में। लेकिन यहाँ पे जो है कोई लिमिट दे नहीं रखी, ना लोअर लिमिट दे रखी ना अपर लिमिट। लेकिन ये जरूर पता है कि रिएक्शन में जो है जब प्रोग्रेस कर रही है रिएक्शन, तो अमाउंट में मोलर कंसंट्रेशन में चेंज जरूर हुआ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कटा तो ए आ गया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कटा तो माइनस के टी प्लस में आई। तो आई यहां पे क्या है, आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1। इफ टाइम 0 है, अगर टाइम 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है वो कौन सी है, जो स्टार्टिंग की है, इनिशियल है। जब टाइम ही 0 है तो इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। इट मीन्स रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास वो है जो इनिशियल में है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की। अब यहां पे एक चीज देखो आप कि ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है एट टाइम टी पर, लेकिन अगर टाइम 0 है तो देन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल है। तो यहां पे अलग से मेंशन भी करेंगे हम कि ये क्या है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू पुट करो 1 में, पुट इन 1। इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए नोट हमें क्या मिलेगा, वी गेट ए की जगह आ जाएगा, ए की मोलर कंसंट्रेशन की जगह, यानी कि जो ये टी टाइम पर मोलर कंसंट्रेशन थी इसकी जगह आ जाएगी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई टू 0, क्योंकि टाइम 0 है तो अगर 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसको हमने नाम दिया 2। तो अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 1 में, यानी कि पुट इन 1, वी गेट ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नोट, ये आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इधर से फिर मैं रब करूंगा। 1 2 3 चलो। तो इस एक्सप्रेशन को हम आगे लेके चलते हैं।
यहां से केटी की वैल्यू निकालेंगे, रीअरेंज करके जो केटी की वैल्यू आएगी यहां से वो आ जाएगी ए नोट यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन माइनस के टी टाइम पर जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो। तो यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी ए नोट माइनस के ए डिवाइड बाय टी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया रेट कांस्टेंट का। यानी कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ बनाएं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है हमें पता है कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, यानी कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो ये ग्राफ जो है नेगेटिव की तरफ आया तो इसका स्लोप जो है नेगेटिव। ऐसे ग्राफ आता है तो नेगेटिव स्लोप होता है, अगर ऐसे आता है ग्राफ मतलब कि इस तरीके से ग्राफ आता है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। तो इसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव स्लोप में आया तो स्लोप इसका नेगेटिव हो गया। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें रेट और टाइम के बीच में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें पता है कि रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से रहेगी। तो ये दो ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये ग्राफ आ गया, ज्यादा इस ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ दे दिया और पूछ लिया कि रिएक्शन का ऑर्डर बताओ क्या है। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा कंसंट्रेशन पे, यहां टाइम की जगह कंसंट्रेशन आएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन चाहे जितनी मर्जी चेंज हो रही हो लेकिन रेट जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अब अगर हम क्या करें, इस रिएक्शन का, इस ऑर्डर की रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालने, तो वो देखो क्या आएगा। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, देखो हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, जिस टाइम पर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। द रिएक्शन यानी कि द टाइम, वो टाइम व्हेन रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड। यानी कि व्हेन टाइम हमारा हाफ है, टी हाफ, वो टी के पैरों में हाफ है, 1/2 है, थोड़ा बड़ा लिखती है, टी 1/2। तो जब टाइम हाफ है देन रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन भी क्या है, वो हाफ है। हाफ का मतलब क्या होगा, जितनी स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग में कितनी थी
ए नोट, तो उसका हाफ कितना होगा, ए नोट बाय 2 होगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहां पे, इसको हमने 3 नाम दिया। पुट इन 3 वी गेट, यहां से टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू ए नोट एज इट इज आ जाएगा माइनस के, इसकी जगह पे आ जाएगा ए नोट बाय 2, क्योंकि ये मोलर कंसेंट्रेशन थी रिएक्टेंट की जब टाइम टी था। जब टाइम ही चेंज कर दिया हमने, टाइम ही हाफ ले लिया, तो ये मोलर कंसेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ, इनिशियल की हाफ डिवाइड बाय के। इस एक्सप्रेशन को इंटरचेंज किया मैंने, के नीचे ले गया, टी मैं इधर ले आया, क्योंकि टाइम की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहां से फिर सॉल्व करके क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट में से हाफ ए नोट गया, तो ये ए नोट डिवाइड बाय 2k। तो यानी कि यहां से हमें पता चला कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम पीरियड रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। तो यही से मैंने वो वैल्यू लिखी है, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। उसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा के मान लो 2 लगा दिया हमने, तो एक्सप्रेशन फिर से यही बन जाएगा वहां पे। तो आपको ये फॉर्मूले या अच्छी तरीके से आने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना आए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ, ये इन दोनों की वैल्यू इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे, जो लगभग इसी जैसी है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा उसके अंदर। उसके ग्राफ को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अभी आप इस बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो।